आज की सबसे बड़ी खबर की ओर थोड़ी ही देर में कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी की जाएगी। चौथी लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं, ये बड़ी सूचना सामने आ रही है। 65 सीटों के नामों पर मुहर लग चुकी है, किसी भी वक्त चौथी लिस्ट जारी हो सकती है। तो इंतजार है कि कब कांग्रेस अपनी चौथी लिस्ट जारी करेगी। दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं टिकटार्थियों से लेकर बीजेपी के जो नेता हैं उनकी भी, क्योंकि सबकी निगाहें चौथी लिस्ट पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि चौथी लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम भी शामिल हो सकते हैं। बची हुई 30 सीटों पर शाम 4 बजे दोबारा से बैठक होगी, क्योंकि यहां पर उहापोह की स्थिति है इन सीटों को लेकर और फिलहाल इन चेहरों को तय नहीं किया गया है। 4 बजे जो बैठक होगी दोबारा से कई ऐसे चेहरे हैं जो विवादित हैं, उन्हें दोबारा से लेकर बैठक में मंथन किया जाएगा। एआईसीसी मुख्यालय पर सीईसी की बैठक होगी शाम 4 बजे और जो विवादित चेहरे हैं जिन्हें लेकर कुछ पेच फंसा हुआ है उन्हें लेकर दोबारा से शाम 4 बजे की बैठक में चर्चा की जाएगी और उसके बाद नामों पर मुहर लग जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी, राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताते चले। थोड़ी ही देर में कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हो जाएगी। कल प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को जब हमने सुना सीसी की बैठक खत्म होने के बाद जब वो बाहर निकले तो साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया कि आज या कल में लिस्ट जारी कर दी जाएगी और आज वो दिन है जब कभी भी कांग्रेस की चौथी लिस्ट सामने आ सकती है। कुल 105 नाम जिनका ऐलान करना अभी बाकी है, लेकिन ये वो सीट है जहां पर कांग्रेस को काफी ज्यादा सोच विचार कर आगे चलना पड़ेगा। जिस तरीके से कांग्रेस में भी कई सीटों को लेकर विरोध के सुर उठे हैं, उसे लेकर अब कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रखती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि जो 105 सीट बचे हुए हैं जहां पर उम्मीदवारों का ऐलान किया जाना है, उन्हें लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं की जा रही हैं, मंथन किया जा रहा है। सीईसी की बैठक कल भी हुई। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी भी मौजूद रहे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बैठक में मौजूद रहे और तमाम नामों को लेकर चिंतन और मंथन किया गया है। अब माना जा रहा है कि कभी भी कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हो सकती है, क्योंकि 65 ऐसे नाम बताए जा रहे हैं जिन पर फाइनल मुहर कल की सीईसी की बैठक में लग चुकी है और जो कुछ नाम अभी बचे हुए हैं, शेष 30 सीट ऐसे हैं जिन्हें लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है, जिन्हें लेकर और मंथन की जरूरत है। उन सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद दिक्कतें ना हो, इसी को लेकर शाम 4 बजे दोबारा से बैठक होने वाली है। एआईसीसी मुख्यालय पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे और 29 नामों पर चर्चा की जाएगी जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा मुश्किलें पार्टी के सामने है। दिल्ली से सहयोगी लखवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, कभी भी चौथी लिस्ट जारी हो सकती है, कितने नामों पर मुहर लग चुकी है और कौन कौन से प्रत्याशी रेस में सबसे आगे इस वक्त? जी बिल्कुल, कल करीब 65 नामों पर सीईसी में मुहर लगी। उसके बाद आज करीब 28 से 30 नामों को लेकर फिर से सीईसी की बैठक शाम 4 बजे एआईसीसी मुख्यालय में होगी जी। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये कि कांग्रेस की चौथी सूची का ऐलान किसी भी समय अब हो सकता है। जल्द कांग्रेस पार्टी अपनी चौथी सूची का ऐलान करने जा रही है। हालांकि कल 65 नामों पर सहमति बन गई थी, लेकिन क्या उन तमाम 65 नामों को चौथी सूची में शामिल किया जाएगा या फिर 2 पार्ट में सूची आएगी, इस पर निगाहें हैं। क्योंकि हमने देखा भी कि कांग्रेस ने 3 सूचियां जारी करी है और उनमें 95 प्रत्याशियों का ऐलान किया है, तो टुकड़ों में पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। हालांकि कांग्रेस से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी चौथी सूची में या और 5वीं सूची में भी मौजूदा विधायकों को रिपीट करेगी, सिटिंग गेटिंग फॉर्मूले के आधार पर आगे बढ़ेगी, या फिर मौजूदा विधायकों के टिकट चौथी और 5वीं सूची में काटे जा सकते हैं। क्योंकि कल प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने साफ तौर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवाओं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अगली सूची में देखने को मिलेगा। इससे ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि किस प्रकार से तीनों सूची में मौजूदा विधायकों को तरजीह दी गई। उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी को जिन निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया, बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए जो विधायक थे, उनको भी टिकट सौंपी गई थी। ऐसे में साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चौथी सूची जो है
वो थोड़ी एक्साइटिंग हो सकती है, क्योंकि लगातार मंथन किया गया और कल सीईसी की बैठक में ये बात उठी भी। मधुसूदन मिस्त्री ने साफ तौर पर कहा कि जब तमाम तरीके के सर्वेस करवाए गए, फीडबैक पार्टी के पास है, तो उनको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करा जा रहा। जिन विधायकों की सर्वे रिपोर्ट ठीक नहीं है, जिन विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, क्यों ना उनके टिकट काटे जाएं। ऐसे में हो सकता है कि मधुसूदन मिस्त्री ने जिस प्रकार से बात कही और उस पर राहुल गांधी ने सहमति भी जताई, तो उसका असर कांग्रेस की आने वाली सूची में देखने को मिल सकता है। क्योंकि कल देर रात को कांग्रेस की चौथी सूची का ऐलान होना था, लेकिन ऐन वक्त पर इस सूची को होल्ड किया गया। कुछ नामों पर सहमति नहीं बन पाई थी, इसलिए लंबित रख ली गई थी ये सूची मल्लिकार्जुन खड़गे के एंड पर। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे से अब सहमति मिल गई है। केसी वेणुगोपाल के हस्ताक्षर इस सूची पर हो गए हैं। अब कुछ देर के बाद ही कांग्रेस पार्टी अपनी चौथी सूची का ऐलान राजस्थान के लिए कर सकती है। प्रियंका, बिल्कुल, तो इंतजार है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। थोड़ी ही देर में कांग्रेस अपनी चौथी लिस्ट जारी कर सकती है। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प है कि क्या इस लिस्ट में युवाओं को और महिलाओं को जगह मिलती है, जैसा कि दावा इस बार कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा। लखवीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं बीजेपी में तीसरी प्रत्याशियों की सूची फाइनल करने की कवायद जारी है। बची हुई 76 सीटों को लेकर लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता मंथन कर रहे हैं। आज चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के घर पर कोर ग्रुप की बैठक में नामों पर मंथन किया जा रहा है, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर नामों को फाइनल किया जाएगा। बीजेपी की तीसरी सूची को लेकर सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर सामने आ रही है कि बीजेपी अपने तीसरी लिस्ट में 10 नए चेहरों को जगह दे सकती है। इसके साथ ही सांसद फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए 2 और सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जोशी के आवास पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर बीजेपी की लिस्ट को लेकर मंथन का दौर लगातार जारी है। माना जा रहा है 10 नए चेहरों को इस लिस्ट में जगह मिल सकती है और 2 और सांसदों को मैदान में उतारा जा सकता है। इसे लेकर मंथन लगातार जारी है। रुक करेंगे बड़ी खबर का। गारंटी यात्रा के लिए कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्षेत्रवार इंचार्ज घोषित कर दिए हैं। सीपी जोशी को उदयपुर से प्रभारी बनाया गया है, तो वहीं सचिन पायलट को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और सचिन पायलट को अजमेर का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि गोविंद राम मेघवाल को बीकानेर का प्रभारी बनाया गया है। भंवर जितेंद्र सिंह जयपुर के प्रभारी बने हैं। मोहन प्रकाश को भरतपुर का प्रभारी नियुक्त किया गया है। नोटिफिकेशन, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस नोटिफिकेशन की जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से जारी किया गया है। गारंटी यात्रा के लिए जिम्मेदारी इन बड़े चेहरों को दी गई है। ये लिस्ट लगातार आपको दिखा रहे हैं। गारंटी यात्रा के लिए कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्षेत्रवार इंचार्ज घोषित किए हैं। तो ये तमाम नाम आपको बता रहे हैं। सीपी जोशी से लेकर सचिन पायलट तक को जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग क्षेत्र की, जहां पर वो इस यात्रा का इंचार्ज बने गए हैं और वहां पर इस यात्रा की जिम्मेदारी उन्हें ही देखनी है। गारंटी यात्रा के जरिए लोगों के वोट को साधने की कोशिश की जा रही है। जो गारंटियां राज्य सरकार ने दी है लोगों को, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। कौन कौन सी योजनाएं लोगों के लिए सरकार लेकर आई है, तमाम योजनाओं की तारीफ लोगों के सामने की जाएगी। तो वहीं आज शाम बीजेपी की तीसरी लिस्ट भी जारी हो सकती है, जिसमें 76 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। बीजेपी की तीसरी लिस्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि जिन सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा उनमें से 60 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी हार गई थी। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी की तीसरी लिस्ट का इंतजार, मंगलवार शाम आ सकती तीसरी लिस्ट। 76 उम्मीदवारों के नामों का होगा ऐलान। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी 2 लिस्ट के जरिए 124 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। अब इंतजार है 76 उम्मीदवारों की तीसरी और आखिरी लिस्ट का। कयास लगाए जा रहे हैं कि मंगलवार शाम तक ये लिस्ट आ जाएगी, लेकिन इन सीटों पर उम्मीदवारों का चयन बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि इन 76 सीटों में से करीब 66 सीटों पर पिछले चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि 10 सीटें ऐसी हैं जहां जीते हुए सीटों पर उम्मीदवारों को रिपीट करना है। अब बात उन सीटों की करते हैं जिन पर बीजेपी को पिछले चुनाव में जीत मिली थी।
उन पर फिर से प्रत्याशियों को रिपीट कराना भी जंग से कम नहीं है। पिछले चुनाव में बीजेपी की जीती हुई सीटें मावली, भीनबाद, रानीवाड़ा, फलौदी, लाडपुरा, रामगंज मंडी, केशव राय पाटन, कपासन, शाहपुरा और सूरतगढ़ शामिल है। उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार शाम आने वाली बीजेपी की तीसरी लिस्ट में बीजेपी जयपुर की उन 4 सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है जिन पर ऐलान होना बाकी है। इन सीटों में है जयपुर शहर की हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर और सिविल लाइन सीट। प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप ने 76 सीटों पर प्रत्याशियों का पैनल तैयार कर लिया है। ज्यादातर पर 2-2 प्रत्याशियों का पैनल में नाम है, जबकि कुछ सीटों पर एक ही नाम है। अब देखना ये है कि तीसरी सूची में बीजेपी किस तरीके से प्रत्याशियों का चयन करती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। उधर सीपीआईएम ने अनूपगढ़ विधानसभा सीट पर कामरेड शोभा सिंह ढिल्लों को चुनावी मैदान में उतारा है। अनूपगढ़ विधानसभा सीट पर सीपीआईएम ने प्रत्याशी घोषित किए। उम्मीदवार शोभा सिंह ढिल्लों एसएफआई के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर काम कर चुके हैं। वहीं वर्तमान में अखिल भारतीय किसान सभा के जिला सदस्य भी हैं। कुछ महीनों पहले ही अनूपगढ़ के पूर्व विधायक पवन दुग्गल ने सीपीआईएम छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया था, जिसके बाद पवन दुग्गल जगह पर शोभा सिंह ढिल्लों को सीपीआईएम का प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर चित्तौड़गढ़ जिले में निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत की गई। जिले की चित्तौड़, कपासन, बड़ी सादड़ी, बेंगू और निम्बाहेड़ा 5 विधानसभा क्षेत्र में स्थित उपखंड निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू होने के चलते कार्यालय में चहल पहल देखी जा रही है। सुरक्षा को लेकर पुलिस जाब्ता भी तैनात है। आगामी 6 नवंबर तक नामांकन प्रक्रिया जारी रहेगी। नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आज से लेकर यह 6 तारीख को 3 बजे तक रहेगी। नियमित रूप से हम 11 से 3 के बीच में नाम निर्देशन पत्र अभ्यर्थियों से लेंगे। इसमें रविवार को अधिकृत अवकाश होने से नहीं लिए जाएंगे और 6 तारीख को 3 बजे बाद किसी प्रकार से कोई नामांकन पत्र नहीं लिया जाएगा। अभी तक एक भी नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। और चलिए रुक कर लेते हैं इस बीच मिल रही बड़ी खबर का। अब बीजेपी नामांकन में भी ताकत झोंकेगी। बड़ी सूचना सामने आ रही है। प्रत्याशियों के नामांकन में दिग्गज शामिल होंगे। कल राजस्थान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। बाबा बालकनाथ के नामांकन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। तो यहां पर भी शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा बीजेपी की ओर से। तिजारा में बालकनाथ के समर्थन में योगी सभा भी करेंगे। 2 नवंबर को केशव प्रसाद मौर्य का भी दौरा है। डिप्टी सीएम योगी के बाद केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पर पहुंचेंगे। डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के। उसके बाद सतीश पूनिया के नामांकन में वो शामिल होंगे। तो वहीं 3 नवंबर को राजनाथ सिंह राजसमंद पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा होगा। बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। तो नामांकन में भी बीजेपी अपना दमखम दिखाएगी। शंखनाद जब नामांकन करने प्रत्याशी पहुंचेंगे तो उनके साथ और भी दिग्गज शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रत्याशियों के नामांकन में बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। कल राजस्थान पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जब बाबा बालकनाथ नामांकन में शामिल होंगे तो वहां पर यूपी के सीएम भी मौजूद रहेंगे। सहयोगी सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, साफ है कि जब नामांकन में प्रत्याशी पहुंचेंगे तो दिग्गज उनके साथ मौजूद रहेंगे। क्या संदेश देने की कोशिश? बिल्कुल, देखिए संदेश स्पष्ट है कि बीजेपी जो है वो राजस्थान किसी भी तरह से फतेह करना चाहती है और यही कारण है कि तमाम दिग्गज जो है वो अब नामांकन में भी जो है वो उतरने जा रहे हैं। यानी बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ इस चुनाव मैदान में जो है वो उतरी हुई है और इसी कड़ी में
इस नामांकन प्रक्रिया, क्योंकि 6 नवंबर तक आखिरी तारीख है नामांकन की, तो इस दौरान जितने भी बड़े नेता राजस्थान के जो प्रत्याशी हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के, उनके नामांकन में केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े बड़े नेता जो है वो शामिल होंगे। और इसकी पहली जानकारी जो है वो आ चुकी है कि यूपी के सीएम जो है वो बाबा बालकनाथ के तिजारा में जो नामांकन सभा होगी उसमें शामिल होने वाले हैं। यूपी के डिप्टी सीएम जो है वो आमेर से जो प्रत्याशी हैं सतीश पूनिया, जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नामांकन सभा में वे शामिल होंगे। और राजसमंद में चूंकि दीप्ति महेश्वरी है और नाथद्वारा में विश्वराज मेवाड़ा जो है वो चुनावी मैदान में है, तो वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो 3 नवंबर को नामांकन सभा में शामिल होंगे। और उसके बाद संभवतः वसुंधरा राजे के भी नामांकन में बड़े नेता शामिल हो सकते हैं, राजेंद्र राठौड़ के भी नामांकन में शामिल हो सकते हैं। तो कार्यक्रम जो है वो तय किए जा रहे हैं। अगले 1-2 दिन में तमाम नामांकन को लेकर कौन कौन नेता जो है वो शामिल होने वाला है, इसकी जानकारी जो है वो आ जाएगी। लेकिन इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी जो है वो कोई मौका जो है वो नहीं चूकना चाहती। जी बिल्कुल सौरभ, बीजेपी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती और यही वजह है कि जब दिग्गज नामांकन भरने जाएंगे तो उनके साथ कुछ दिग्गज चेहरे भी नजर आएंगे। जैसा कि लगातार हम खबरें भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो हैं वो भी पहुंचेंगे, साथ ही साथ डिप्टी सीएम से लेकर यहां पर रक्षा मंत्री भी पहुंचने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आपका सौरभ तमाम जानकारियों के लिए। और अब खबर अजमेर से है, जहां धौलपुरिया गांव में एक चुनावी कार्यक्रम में विधायक और निर्दलीय उम्मीदवार सुरेश टांग के कार्यकर्ता और दूसरे लोग किसी बात को लेकर आपस में उलझ गए। मामला इतना बढ़ गया कि कार्यकर्ता और ग्रामीण आपस में हाथापाई पर उतर आए। इस बीच अराई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर मामला शांत कराया। विवाद के बीच विधायक टांग को कार्यक्रम अधूरा छोड़कर ही लौटना पड़ा। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये वीडियो आप भी देख पा रहे हैं जो अब वायरल हो रहा है और इसे लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही हैं। और प्रदेश में विधानसभा चुनाव सिर पर है, ऐसे में लोगों का वोट पाने के लिए नेता क्या कुछ नहीं करते, जानने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की सियासत में टोटके की एंट्री, जीत के लिए नंगे पांव नेताजी, मीठी दही खाकर प्रचार की शुरुआत, उम्मीदवार को फलों से तोला गया, चुनाव में जनता ही जनार्दन होती है। नेताजी किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहते हैं, जनता को रिझाने के लिए एक से एक वादे करते हैं, लेकिन इससे भी आगे जाकर कभी कभी वो टोटकों का भी सहारा लेने से नहीं चूकते। ऐसी ही कुछ तस्वीरें प्रदेश के चुनावी महासमर में देखने को मिल रही हैं। ताजा मामला दौसा में सामने आया है। यहां के लालसोट से कांग्रेस के उम्मीदवार और मंत्री प्रसादी लाल मीणा के सामने मैदान में ताल ठोक रहे बीजेपी प्रत्याशी रामविलास मीणा ने जनता को भगवान का रूप मानते हुए नंगे पांव चुनाव प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। चुनावी प्रचार की तस्वीरें सामने आने लगी हैं और लालसोट से बीजेपी के प्रत्याशी रामविलास मीणा की ये तस्वीरें हैं। जगह जगह ये नंगे पांव है, एक तस्वीरें आप देख सकते हो। सर, नंगे पांव क्यों हो, क्या प्लानिंग है? देखो, नंगे पांव वाली कोई प्लानिंग नहीं है, ये एक मेरी श्रद्धा है। मैंने लालसोट विधानसभा को मंदिर माना है और जो लालसोट विधानसभा में जो भगवान रूपी मतदाता है उनको मैं भगवान मानकर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए निकला हूँ। और पूरी विधानसभा में मैं पूरी इस आशीर्वाद यात्रा में नंगे पांव आशीर्वाद लेने जाऊंगा, ये मेरा सोच है। अभी आपने दही और एक मीठा खाया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? ये तो शगुन होता है, यहाँ से हमारे शेठ जी ने विजय का शगुन के लिए दही और मीठा खिलाया। वहीं रामविलास मीणा ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रसादी लाल मीणा को अहंकारी बताते हुए कहा कि जनता ने उन्हें विदा करने का मन बना लिया है। आपके सामने बहुत बड़े जो राजस्थान के मंत्री रहे प्रसादी लाल जी, वो हैं, तो उनसे किस प्रकार की टक्कर मान रहे हो? कितना नहीं, बहुत बड़े मंत्री तो है लेकिन बहुत बड़े अहंकारी भी है। और आज के इस युग में क्या सतयुग में अहंकारी रावण जैसों का वध हुआ है, रावण जैसों का संहार हुआ है, तो लालसोट की जनता ने ऐसे अहंकारी को यहाँ से विदा करने का मन बना लिया है।
भले ही रामविलास मीणा जनता को भगवान बता रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि जनता उन्हें वोट के रूप में अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजेगी या नहीं। ये आने वाले चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। न्यूज 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं चुनाव के मद्देनजर इन दिनों पुलिस ने विशेष अभियान चला रखा है, जिसके तहत पुलिस जगह जगह पर नाकेबंदी कर कैश और नशे के इस कड़ी में धौलपुर जिले के मनिया थाना इलाके में एक स्कूटी सवार से 15 लाख रुपए की संदिग्ध राशि जब्त की। स्कूटी सवार इतनी बड़ी राशि को लेकर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने स्वयं को बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का कर्मचारी होना बताया। हालांकि इसे लेकर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया। पुलिस के मुताबिक इसमें 500 के नोटों की 22 गड्डियां, 200 की 20 थीं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर रुपए जब्त कर लिए गए। सखफारा के पास सखफारा मोड़ पर एक व्यक्ति जो अपने बैग में 15 लाख रुपए लेकर जा रहा था, जिसको संदिग्ध होने पर चेक किया गया तो उसके बैग में 15 लाख रुपए मिले। उससे पैसों के बारे में दस्तावेज कागजात मांगे तो कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं दिया। चूँकि आचार संहिता के अनुसार 10 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर कहीं कैश मिलता है तो उसके लिए आयकर विभाग उसके संबंध में आवश्यक छानबीन करता है। तो उस पैसे को थाना मनिया द्वारा और एफएसटी टीम द्वारा इंटरसेप्ट करके आयकर विभाग को अग्रिम कार्रवाई के लिए। तो आगामी विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण मतदान और अवैध गतिविधियों पर रोकथाम के लिए जिले के विभिन्न थानों द्वारा नाकाबंदी कर अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई करते हुए 14 मामले दर्ज करते हुए इसमें पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही पुलिस टीमों ने मौके से 803 शराब के पौवे के साथ ही 20 ग्राम अवैध मादक पदार्थ भी जब्त किया। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस विशेष अभियान भी चला रही है, जिसके अंतर्गत स्थायी वारंटी अवैध नशे के कारोबार करने वाले के साथ आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों को दस्तयाब भी कर रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए कोचिंग नगरी में डेंगू का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। डेंगू का डरावना आंकड़ा 1775 के पास पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 14 नए मरीज सामने आए हैं। शहर के अनंतपुरा और तलवंडी सहित अन्य इलाकों में 600 से अधिक युवा मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग द्वारा डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं और डेंगू के आंकड़ों में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। पारा चढ़ने के साथ ही डेंगू का खतरा भी बढ़ता चला जा रहा है। डेंगू के चलते अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ देखी जा रही है। और फिलहाल यहां वक्त चला छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। मीट ऑन। भयानक आग से इलाके में सनसनी। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। भारत की मेजबानी में चल रहे क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच होगी टक्कर। यह मैच तय करेगा पाकिस्तान बांग्लादेश में कौन होगा वर्ल्ड कप से बाहर। इस टूर्नामेंट में अभी तक दोनों ही टीमों का प्रदर्शन काफी खराब रहा है। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। डीए में 4% बढ़ोतरी और बोनस को चुनाव आयोग की मंजूरी। आचार संहिता के चलते राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को भेजा था प्रस्ताव। कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज टोंक विधानसभा सीट से करेंगे नामांकन। पायलट की नामांकन रैली भूतेश्वर महादेव मंदिर से होगी रवाना। 30 से ज्यादा जगह पर पायलट का होगा स्वागत। झुंझुनू के डुलानिया गांव स्थित एक खेत में बने टीन शेड में अचानक आग लगने से करीब 25 क्विंटल कपास जल करके राख हो गया है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया है। वहीं आग लगने के कारण अभी अज्ञात है। कोटा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों पर देखिए कड़ी कार्रवाई करते हुए रोडवेज बस से एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 10 किलो गांजा बरामद किया गया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 5 लाख आंकी गई है।
झालावाड़ के झालरापाटन में पुलिस और स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई में अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से 34,000 कीमत की 336 पवा देशी शराब और 32 बोतल कैन बियर बरामद किए गए हैं। झालावाड़ की पगरिया थाना पुलिस ने 106 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जब्त स्मैक की कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई जा रही है। 2012 से पंजाब के पटियाला से फरार चल रहा था तस्कर। शहर में डेंगू का आंकड़ा पहुंचा 1775 के पार। पिछले 24 घंटे में 14 नए मरीज सामने आए हैं। अनंतपुरा और तलवंडी इलाके में डेंगू के आंकड़े 600 से अधिक पहुंचे हैं। बढ़ते मामलों के चलते अस्पतालों में मरीजों और तीमारदारों की भीड़ लगी है। ये जो आशीर्वाद मिल रहा है ये मेरे लिए बहुत बड़े आशीर्वाद के रूप में है। पेपर लीक जैसा मुद्दा आपने उठाया सर, अब ये बड़ा इशू बन चुका है। पेपर लीक वाला मामले में अब तक क्या रहा, क्योंकि बड़ा पहले भी कहा था ये जनता का इशू है। इसमें मैं समझता हूँ, मैंने पहले बात तो रखा, आज भी रख रहा हूँ कि बच्चों के, लड़के लड़कियों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकता और अगर कोई करता है इस पर सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए। लेकिन अभी जो बीजेपी ने किया है, चुनाव की घोषणा होने के बाद छापेमारी कर विपक्ष को, कांग्रेस नेताओं को जो ईडी करती है और जवाब बीजेपी देती है, ये कहाँ की परंपरा है? केजरीवाल को भी नोटिस दिया। मैंने कहा बहुमत आने के बाद सभी विधायक बैठकर निर्णय करेंगे और कांग्रेस लीडरशिप तय करेगी कि कौन नेतृत्व करेगा। अभी हम सबका ध्यान और फोकस होना चाहिए चुनाव जीतने के लिए। थैंक यू। पिछली बार आ जाओ नीचे करा दे। मंदिर में दर्शन के बाद अब निकल पड़े हैं सचिन पायलट। नामांकन दाखिल करने के लिए टोंक से प्रत्याशी बनाया गया है सचिन पायलट को और पूरे दमखम के साथ, जैसा कि पहले ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये अपील की थी कि जब वो नामांकन करने जाए, नॉमिनेशन करने जाए, तो वहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और कुछ ऐसी ही खास तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। शक्ति प्रदर्शन करते हुए यहां पर सचिन पायलट और गजब का जन समर्थन यहां पर सचिन पायलट को मिलते हुए नजर आ रहा है। सचिन पायलट नामांकन करने पहुंच रहे हैं और वहां पर बड़ी संख्या में सचिन पायलट के समर्थक भी पहुंचे हुए। जब उनसे सवाल पूछा गया कि कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, तो एक बार फिर से वही बयान सामने आए कि पहले ध्यान इस पर है कि हम चुनाव जीत जाएं और सरकार बनने के बाद आला कमान ये फैसला करेगा कि कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन फिलहाल ये दो खास तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जब सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सचिन पायलट के साथ नामांकन के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि जो निर्वाचन आयोग की तरफ से नियम बनाए गए हैं, जहां पर नामांकन दाखिल करना है, कार्यालय से थोड़ी देर पहले ही सभी को रुकना पड़ेगा और सिर्फ चुनिंदा लोग ही सचिन पायलट के साथ नामांकन भरने के लिए कार्यालय में जा सकेंगे। लेकिन दमखम इस वक्त सचिन पायलट दिखाते हुए और ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि सचिन पायलट का सियासी सफर कैसा रहा। 2018 का विधानसभा चुनाव पायलट की अगुवाई में उन्होंने लड़ा और अब इस वक्त वो पहुंचे हुए 2023 में टोंक से नामांकन दाखिल करने। तो लगातार इस पूरी खबर पर बनी रहेगी हमारी नजर। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। 3 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीसी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। अब देखना अहम होगा कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो क्या बातें उनकी ओर से कही जाती हैं, क्योंकि अब चुनाव में बेहद कम वक्त बचा है। ऐसे में ये कॉन्फ्रेंस भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ये बड़ी सूचना इस वक्त सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से मिल रही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे सीएम तो क्या कुछ बोलते हैं, ये देखना अहम होगा।
और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीएसपी तिजारा सीट से प्रत्याशी बदलेगी, ये सूचना सामने आ रही है। बीएसपी ने इमरान खान को प्रत्याशी बनाया था। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा का बयान इसे लेकर सामने आया। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पुनर्विचार किया जाएगा, तो ये बयान सामने आ गए हैं और कहा जा रहा है कि जब केंद्रीय नेतृत्व इसे लेकर निर्देश करेगा तो इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा की ओर से ये बयान सामने और उसी के बाद से माना जा रहा है कि बीएसपी अपने प्रत्याशी बदल सकती है। तिजारा सीट से प्रत्याशी बदलने की सूचना सामने आ रही है। बीएसपी ने इमरान खान को फिलहाल प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है, लेकिन अब ये बड़ी सूचना सामने आ रही है कि बीएसपी तिजारा सीट से अपने प्रत्याशी बदल भी सकती है। इमरान खान को फिलहाल प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि जब नया प्रत्याशी मैदान में उतारा जाता है तो वो कौन होगा। और रुक करेंगे दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर का। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताते चले। रात 8 बजे जेपी नड्डा के घर पर मंथन किया जाएगा। नड्डा के घर पर कोर ग्रुप की बैठक होगी। बची हुई 76 सीटों पर अंतिम सहमति बनाई जाएगी। फिलहाल प्रहलाद जोशी के घर पर मंथन लगातार जारी है और तीसरी लिस्ट के नामों के चयन को लेकर लगातार चर्चाएं की जा रही हैं। अब तीसरी लिस्ट में कौन कौन से दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारा जाता है, ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। रात 8 बजे जेपी नड्डा के घर पर एक और मंथन किया जाएगा। नड्डा के घर पर कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसमें बची हुई 76 सीटों पर अंतिम सहमति बनेगी, यानी कि ये लिस्ट फाइनल कर ली जाएगी और उसके बाद कभी भी सूची का ऐलान हो सकता है। माना यह जा रहा है कि बीजेपी आज ही इस बैठक के बाद अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर सकती है। अब देखना होगा कि इस लिस्ट में किसके नाम शामिल किए जाते हैं और किसका पत्ता काट दिया जाता है। और पाली से बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस ने अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त कर लिया है। ट्रक से पुलिस ने 194 कार्टन शराब के बरामद किए हैं। बरामद शराब की कीमत 11 लाख रुपए आंकी जा रही है। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। बाड़मेर से गुजरात ये शराब ले जाई जा रही थी और इस शराब को पुलिस ने जब्त करते हुए आगे जांच शुरू कर दी है। तो वहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे प्रदेश में अब जगह जगह पर नाकेबंदी कर जांच की जा रही है, लेकिन भरतपुर में हालात अच्छे नहीं हैं। यहां कई जगहों पर नाकेबंदी के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। यहां बिना किसी रोक टोक के वाहन आ जा रहे हैं। कई किलोमीटर के दायरे में एक भी नाकाबंदी पॉइंट नहीं, जिसका खुलासा न्यूज 18 राजस्थान के रियलिटी चेक के दौरान हुआ। राजस्थान विधानसभा चुनावों को देखते हुए लगातार जिले भर में नाकाबंदी कराई जा रही है और एफएसटी टीम और जो एसएसटी टीम है वो लगातार जगह जगह निगरानी कर रही हैं। ये जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव सहित पुलिस अधीक्षक का कहना है, लेकिन क्या हकीकत है उसे जानने के लिए हम लगातार क्षेत्र में जो पहुंच रहे हैं, जहां जहां नाकाबंदी की गई है उन पॉइंटों को देखा गया है। तो ज्यादातर जो एफएसटी की टीमें हैं वो नदारद नजर आ रही हैं, यानी कि बेरोक टोक वाहनों का जो आवागमन है वो हो रहा है। इक्का दुक्का जगह पर ही जो एफएसटी की टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। मैं इस वक्त रुदावल थाना क्षेत्र का जो खिरिया मोड़ इलाका है वहां मौजूद हूं, जहां से ये सामने वाला जो रोड है वो उत्तर प्रदेश की तरफ जाता है, एक धौलपुर जिले की तरफ जाता है और दूसरा जो है वो बयाना की तरफ जाता है। लेकिन आप देखिए यहाँ कोई भी टीम मौजूद नहीं है। यहाँ लगातार जो गाड़ियां हैं वो आ रही हैं, जा रही हैं और बेरोक टोक होकर के जो गाड़ियां हैं वो जा रही हैं, यानी कि साफ तौर पर पैसे का जो आवागमन है दूसरे राज्यों से वो यहाँ पर होता हुआ नजर आ सकता है। इस तरह से देखिए अब ये जो गाड़ी है वो जा रही है, कोई भी यहाँ पर नहीं रोक रहा है, ना ही कोई टोक रहा है। इस तरीके से यहाँ पर जो व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है। और साथ ही भरतपुर रोड उच्चैन की बात की जाए तो वहाँ पर भी जो एफएसटी की टीम है वो नदारद नजर आई, यानी कि जिला निर्वाचन जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि एफएसटी टीम लगातार काम कर रही है और जगह
जगह जगह निगरानी रख करके जो नकदी और जो अन्य सामान है उनका आवागमन किया जा रहा है, उसे रोकने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। लेकिन किस तरह से धरातल पर ये जो काम है वो नजर आ रहा है इन टीमों का, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 29 जगह पर अंतर स्टेट जो है नाकाबंदी की गई है, लेकिन जो जिले भर में नाकाबंदी की गई है, दूसरे जिलों से जो वाहन आ रहे हैं उनका यहाँ पर कोई खास ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और लगातार यही है कि किस तरह से जब नाकाबंदी की जाएगी तो आवागमन जो है वाहनों का वो कैसे रुकेगा, इसमें अगर कोई वाहन जो है वो पैसे भी लेकर के जा रहा है, कैसे जानकारी होगी, क्या जानकारी होगी, इस तरह की जो एफएसटी टीम, एसएसटी टीम जो है उनकी जो लापरवाही है वो यहाँ पर नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। खबर है बाबूलाल कटारा को अजमेर लाया जाएगा, ये बड़ी सूचना सामने आ रही है। पेपर लीक के आरोपी कटारा को अजमेर लेकर आएगी पुलिस। बाबूलाल कटारा को एसओजी की टीम अब अजमेर लाएगी। सरकारी घर, चैम्बर की तलाशी भी की जा सकती है। कटारा को 4 गाड़ियों में अजमेर लाया जाएगा। तो बड़ी सूचना सामने आ रही है। बाबूलाल कटारा पेपर लीक का मुख्य आरोपी, जिसे लेकर अब एसओजी की टीम अजमेर पहुंचेगी। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या सूचना? बाबूलाल कटारा को लेकर एसओजी या फिर ईडी की टीम जो है आरपीएस टी पहुंची थी, लेकिन आरपीएस टी में बताया जा रहा है कि उन्हें एंट्री नहीं दी गई, जिसके बाद उनके साथ जो 4 गाड़ियां आई थी वो यहाँ से वापस लौट गई। गार्ड ने जो उन्हें उनका जो अनुमति पत्र है यहाँ पर सर्च करने के लिए अधिकारियों को दिखाया, तो अधिकारी ने यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर कोई सर्च नहीं करेगा, इस बात की जानकारी उन्होंने दी गई थी। तो अभी इस मामले में कोई स्पष्टता सामने नहीं आई है। अभी तमाम अधिकारी जो हैं मीटिंग में बैठे हैं, उनका ये कहना है कि कुछ देर में मीडिया से बातचीत करेंगे और इस मामले में बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है एसओजी या फिर जो ईडी की टीम है 4 गाड़ियों में यहाँ जो पहुंची थी वो यहाँ से रवाना हो गई है। यहाँ से रवाना होकर कहाँ गई है अभी इसकी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं मिल पा रही है। जी, आपने बताया कि जब वो आरपीएससी पहुंचे, शायद वहां पर कुछ छानबीन की जानी थी, लेकिन अंदर एंट्री नहीं मिली, तो क्या पहले तैयारी नहीं की गई थी टीम की ओर से? जी बिल्कुल, इस बात को लेकर भी स्पष्ट रूप से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है कि पहले तैयारी लेकर आए या नहीं आए। लेकिन ये जानकारी जरूर है कि बाबूलाल कटारा को लेकर ईडी या फिर एसओजी की टीम यहाँ पर पहुंची थी और जो अजमेर आरपीएससी में जो उनका कार्यालय है उसकी छानबीन यहाँ पर करनी थी, क्योंकि वो उस पर जो है सीज किया, जब उन कार्रवाई हुई थी, जब सीज किया गया था। इसके अलावा निवास है उसका, वहां पर जो है जांच पड़ताल करनी थी, वहां पर भी जो है चेकिंग करनी थी। फिलहाल इस मामले में पूरी स्पष्टता जो है आरपीएससी के अधिकारियों की ओर से दी जानी है। तो कुछ देर में जो है वो मीडिया से रूबरू होंगे और उनसे बातचीत करने के बाद ही पूरे मामले का स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है अशोक, बातचीत करिएगा, फिर अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। सरदार पटेल की आज 148वीं जयंती है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जा रहा है। एकता दिवस पर सचिवालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सचिवालय में अधिकारियों को शपथ दिलाई गई। अधिकारी और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई गई। देशवासियों के बीच तो देश के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है। सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके लिए जगह जगह पर रन फॉर यूनिटी का भी आयोजन किया गया। इसी कड़ी में दौसा में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। इस दौरान दौसा के सोमनाथ सर्किल पर एसपी वंदिता राणा के नेतृत्व में पुलिसकर्मी एकत्रित हुए। इस दौरान एसपी सहित पुलिस के अन्य अधिकारियों ने सोमनाथ सर्किल से कलेक्ट्रेट चौराहे तक दौड़ लगाई और एकता का संदेश दिया। तो रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जहां पर एसपी सहित तमाम पुलिस के अफसरों ने एक साथ दौड़ लगाई और एकता का संदेश दिया गया। ये आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो एक
यूनिटी रन जो पूरे देश में करवाया जाता है, उसमें हमारे पुलिस विभाग के हमारे पुलिसकर्मी हैं, 130 पुलिसकर्मी, हम लोग एक यूनिटी रन करवा रहे हैं। इसके साथ साथ चुनावों के हिसाब से स्वीप का प्रोग्राम भी इसके साथ सब करके किया जा रहा है। प्रशासन के लोग भी आए हुए हैं और यही संदेश देना चाहेंगे कि आगामी चुनाव में सभी लोग जो हैं अपने चुनाव का जो मतदान का अधिकार है उसका प्रयोग करें, निर्भय होकर चुनाव में मतदान करें और अपने जो ये अधिकार है इसका प्रयोग करें। अगली खबर का रुख करेंगे। भारतीय वायुसेना का विमान जिसने 6 दशकों तक देश की सेवा की और भारत पाक संघर्षों के दौरान महत्वपूर्ण योगदान दिया, उस मिग 21 बाइसन विमान ने आखिरी बार राजस्थान के बाड़मेर में उड़ान भरी। मिग 21 बाइसन विमान की विदाई को एक युग के अंत के रूप में देखा गया। मिग 21 बाइसन के साथ सुखोई 30 MKI ने भी उड़ान भरी। भारतीय वायुसेना में मिग 21 लड़ाकू विमान को 1963 में शामिल किया गया था। सेना के अनुसार यह परिवर्तन देश के आसमान को आधुनिक बनाने और उसकी रक्षा करने के लिए भारतीय वायुसेना की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और उत्तर पश्चिम रेलवे से खुशी की खबर सामने आई है। NWR की रेलवे पुलिस में तैनात की बेटी खुशी पूनिया ने एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में देशवासियों को गर्व करने का एक और मौका दिया। खुशी ने कजाकिस्तान को हराकर मैच के फाइनल में जगह बना ली है। अब 3 नंबर को बॉक्सिंग का फाइनल खेला जाएगा। पूरे देश की नजरें एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल पर हैं। देश के साथ साथ रेलवे के सभी कर्मचारी और अधिकारी खुशी से फाइनल में जीतने का भी इंतजार कर रहे हैं। उधर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ में 1 नवंबर बुधवार से शुरू होने जा रही MSP मूंग खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार MSP पर मूंग की खरीद क्रय विक्रय और ग्राम सहकारी समितियों के जरिए राजफेड के द्वारा की जा रही है। मूंग की MSP पर खरीद के लिए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ जिले में 51 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इस बार मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,558 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए त्योहारों से पहले स्वास्थ्य विभाग एक्टिव मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की शुद्धता के लिए जागरूकता लाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मोबाइल लैब वैन गांव-गांव जाकर खाद्य पदार्थों की जांच करने के साथ साथ आम लोगों को जागरूक भी कर रही है। खाद्य निरीक्षक अजय मोयल ने बताया कि मोबाइल लैब में कोई भी उपभोक्ता या विक्रेता अपनी खाद्य सामग्री की जांच करवा सकता है। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थों की छोटी छोटी जांचें उपभोक्ता घर में ही कर सकता है। उसकी ट्रेनिंग भी मोबाइल लैब द्वारा लोगों को दी जा रही है। मोबाइल लैब में रोजाना तकरीबन 35 सैंपल की जाँच हो रही है। कोई भी त्यौहार आता है तो खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ती है, तो उस समय अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाती है गवर्नमेंट, व्यापारियों को भी ट्रेंड करती है, ट्रेनिंग देने का कार्य करती है। तो हमने पिछले 26, 17, 28 3 दिनों में सारे मिठाई विक्रेताओं की मीटिंग लेके उनको समझाइश की गई है कि भाई आप मांग का ध्यान रखें, खुद भी टेस्ट करें, टेस्ट छोटे छोटे टेस्ट जो खुद कर सकते हो करें, कोई भी एक्सपायरी माल दुकान पर नहीं रखें। इसके लिए हमने अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया। गवर्नमेंट ने पूरे राजस्थान में ही अवेयरनेस प्रोग्राम चला रखा है। ये हमारे शिव प्रसाद जी नकते साहब है, आयुक्त साहब, उनकी देख रेख में पूरे राजस्थान में ये मोबाइल वैन भी चल रही है जो हर छोटे छोटे कस्बे तक जाएगी ये, और वहाँ जाकर हर मोहल्ले में ये जागरूकता, भाई आप कैसे कोई माल खरीदो तो कैसे खरीदें। हम कुछ नुस्खे जो घरेलू नुस्खे होते हैं उससे हम घर पे भी मसाले के इनके टेस्ट कर सकते हैं। छोटे छोटे टेस्ट होते हैं ये, उसके लिए राज्य सरकार ने पैम्फलेट भी जारी किए हैं जो ये पूरा प्रचार प्रसार हम इस बात का कर रहे हैं। तो वहीं कोचिंग सिटी में डेंगू का डरावना आंकड़ा 1775 के पार पहुंच चुका है। लगातार डेंगू के चलते संदिग्ध मरीजों की मौतें भी हो रही हैं। कोटा में डेंगू के चलते अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ देखी जा रही है और कई मरीजों को समय पर इलाज भी नहीं मिल पा रहा। इसी को देखते हुए कोचिंग नगरी में डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब कई सामाजिक संस्थाएं भी आगे आई हैं। सामाजिक संस्थान की ओर से डेंगू की रोकथाम के लिए तकरीबन 100 औषधियों को मिलाकर आयुर्वेदिक काढ़ा तैयार कर मरीजों की प्लेटलेट्स बढ़ाने और डेंगू की रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं।
कोटा में अब तक 6 से 19 साल के 810 से अधिक डेंगू पीड़ित सामने आ चुके हैं, जिनमें से 475 से अधिक कोचिंग स्टूडेंट शामिल हैं। डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही चला जा रहा है और मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये निर्णय लिया गया कि ये औषधीय काढ़ा है और इससे काफ़ी राहत मिल सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज सवेरे से ही लगभग 100 औषधियों को मिला करके और 2 घंटे तक समिति के तत्वावधान में ये काढ़ा पकाया गया और आज ये विनय जी सिंघल के द्वारा और इनकी पूरी समिति के सदस्यों के द्वारा सभी को यहाँ आमंत्रित करते हुए आज ये भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष काढ़ा वितरण किया जा रहा है। उधर सिरोही के आंबेश्वर में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया, जहां एक ढाबे का खाना खाने के बाद 4 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। समय रहते इन सभी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पर इलाज के बाद चारों को छुट्टी दे दी गई। लेकिन होटल संचालक के खिलाफ दूषित खाना खिलाने को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट में इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद फूड इंस्पेक्टर ने ढाबे का निरीक्षण किया।